साथ आर्ट्स जैसा सब प्रेशर बनाए होंगे जब तुमने कैसे जिंदगी उन हेलो हाय नमस्कार आदाब और पूरे बिहार को आदित्य गौरव का नमस्कार। जी हाँ, हम लोग आज पाठशाला के एक नए पॉडकास्ट पे मिले हैं और आज कुछ अनोखी चीजों के ऊपर बात करेंगे। आपको पहले से ही पता है कि हमारी इंस्टीट्यूट बहुत चीजें करवा रही है, बहुत सारा सीरीज चल रहा है। उसी का एक सीरीज, एक माध्यम जिसके तहत हम लोग बहुत नए नए इंसानों के साथ मिलेंगे और कुछ एक अनोखी स्टोरी शेयर करेंगे। बहुत कुछ जानेंगे कि लाइफ में कैसे वो लोग आगे बढ़ा और आज वो यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है जो कि बहुत बार मुझे याद आती है, बहुत बार मैंने सुना भी है कि बड़े ही शौक से कह दिया था कि हुनर नहीं है मुझ में। बड़े ही शौक के साथ कह दिया था हुनर नहीं है मुझ में, आज उन्हीं से होनहार कहला दिया। और बहुत ही अबद के साथ कहा था आपने कि सिलेक्शन नहीं होगा और आज सिलेक्शन का आप ही को जिम्मेदार करा दिया। जी हाँ, आज हमारे साथ दो चेहरे आपको देखने को मिलेंगे और वो दो चेहरा आपको कंप्लीटली अलग दिखेगा। क्योंकि पहली स्टोरी जानिए कि वो जो है उन्होंने सिर्फ 12th क्रैक नहीं किया बल्कि सीओटी क्रैक करके सिर्फ पटना का ही सफर क्लियर नहीं, आज दिल्ली तक पहुंचने का भी सफर क्लियर किया है। और हम लोगों की एक उम्मीद है कि वो आगे भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए उन लोगों के साथ पहले मिलते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस पॉडकास्ट। और मेरा नाम अनुप्रिया है और हम सहरसा से बिलोंग करते हैं। मेरा 12th में 85% आया था और उसके बाद हम सीयूटी क्रैक करके देशबंधु कॉलेज आज हमको मिला है और बस आगे अब दिल्ली का सफर तय करना। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि 12th जो दोनों छात्राएं हमारी वो 12th के साथ साथ सीयूटी क्रैक की। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी हमारे मन में भी दौड़ रहा है कि एक लड़की होकर के पढ़ाई करना और साथ ही साथ आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट रखना। क्योंकि सोसाइटी जो हमारी बिहार की है या कहीं की भी हम बात करें तो वहां पे एक आर्ट्स को ही थोड़ा कम आता जाता है और साथ ही साथ लड़की होकर के पढ़ना ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। कैसे आखिरकार अन्नू तुम इन सारी चीजों को हैंडल की, कितना प्रॉब्लम तुमको फेस हुआ होगा तो उसको आखिरकार तुम कैसे हैंडल की, वो इन लोगों के साथ अगर शेयर करो ताकि ये तुमसे कुछ सीखे और अपने लाइफ को और सुधार पाए। सबसे पहली बात तो हम बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का ज्यादा स्तर तो है नहीं और फिर फैमिली सपोर्टिव थी, इसलिए हम आर्ट्स लेके आगे पढ़ सके। क्योंकि सोसाइटी का तो यही कहना होता है कि आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कमजोर बच्चे रखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, कमजोर बच्चे नहीं रखते आर्ट्स। आर्ट्स एक ऐसा पेपर है जो कि सभी रख सकते हैं और इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। और हाँ, सोसाइटी को कैसे फेस करना है इस चीज में, तो सोसाइटी को हम इसलिए फेस कर पाए क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली थी। बस हम फैमिली को थैंक यू बोलना चाहेंगे इस मामले में। तो ये सच्ची बात है कि अगर कोई लड़की चाह ले और उसके पेरेंट्स जरा भी सपोर्ट कर दे तो आज के सफर में वो बहुत ही इजीली पहुंच सकती है अपनी पढ़ाई तक। रीचा, सैम सवाल है तुमसे कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पे प्रेशर बनाए होंगे जब तुम आर्ट्स के बारे में सोची होगी, तो तुम अपने पेरेंट्स को कैसे मनाई, तुम कैसे इंस्टीट्यूट तक आई और आज तुम कैसे देशबंधु तक जा रही हो, उन पूरा सफर अगर इन लोगों के साथ शेयर कर दो तो इन लोगों को बहुत अच्छा तुमसे इंफॉर्मेशन मिल सकेगा। पेरेंट्स को एज अ गर्ल उन लोग को सेफ्टी इशू का प्रॉब्लम रहता है कि लड़की बाहर जाएगी, रात तक कोचिंग करेगी, 7-8 बजे तक लौटेगी। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अम, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम आर्ट्स लिए थे तो उस टाइम पे ये चीज हुआ था कि साइंस में ज्यादा स्कोप है। इतना अच्छा परसेंट लाने के बाद आर्ट्स कौन लेता है? तो ये सब चीज होने के बाद एज अ गर्ल या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर आर्ट्स लेना चाह रहे हो या आर्ट्स लेके आगे बढ़ना है तो थोड़ा हिम्मत करना पड़ता है, पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, ट्रस्ट अपना जमाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मेरे को फ्यूचर में कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मेरे को आर्ट्स का जरूरत है। स्पेशली मेरे हिसाब से तो आर्ट्स एक सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हम लोग के सुमित सर बोलते हैं, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आर्ट्स हम लोग को एक वे ऑफ लिविंग सिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आर्ट्स लेना है और पेरेंट्स को मनाना है तो पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि अभी रीचा ने एक शब्द कहा ट्रस्ट, तो ट्रस्ट ही सब कुछ होता है।
लाइफ ही पूरा ट्रस्ट से चल रहा है। और एक एक जो हमारे दिमाग में जो एक भरा पड़ा है और हमारे बचपन में जो समाज में क्रिएट किया गया है कि आज जो है वो नॉर्मल ही बच्चे लेते हैं, जो कमजोर होते हैं वो लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि जो हमारे साथ दोनों होनहार छात्र जुड़ी हुई है वो सीबीएसई से 10th की है। उसके बाद इन्होंने आर्ट्स का सोचा, मतलब समाज में बहुत सारी परेशानियां इनको देखने को मिली। खास तौर पे अन्नू हम आपसे बात करेंगे क्योंकि हम लोग जब अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे अन्नू से, जब नीचे में बात हो रहा था ऑफिस पे, तो अन्नू ने एक शब्द कहा है कि सर हम सहरसा से बिलोंग करते हैं। तो सहरसा जैसे इंस्टीट्यूट से अन्नू आना, जगह से आना, वहां भी लाखों इंस्टीट्यूट होंगे जो आज की पढ़ाई करते हो, पढ़ा कराते होंगे, लाखों में हो। वहां से आप निकल के पटना आए, पटना आने के बाद भी आप यहाँ आर्ट्स पाठशाला आए। तो ये पूरा प्रोसेस में आपको कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा, अगर वो आप इन लोगों तक बता दें ताकि ये लोग भी वो सब फेस करके यहाँ तक पहुंचे जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप देश बंधु जा रहे हैं वहां तक ये भी चले जाए देश बंधु तक। तो वो चीज अगर आप इन लोगों के साथ शेयर करते तो क्या परेशानियां आई आखिरकार आपको? परेशानियां तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आर्ट्स लेना और फिर बाहर आना। फैमिली तो मानी हुई थी, और फिर 10th के बाद सभी का कहना था कि इतना अच्छा मार्क्स है तो फिर आर्ट्स क्यों ही लेना है। तो मेरा कहना ये है कि सक्सेस है ना, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, या फिर आप साइंस ले लो तो तभी आपको सक्सेस मिलेगा, मैथ्स ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। आप आर्ट्स लीजिए, आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है। फिर उसके बाद बाहर आना सच में बहुत ज्यादा परेशानी था। यहाँ आना, यहाँ शिफ्ट करना, और फिर सहरसा में कोई क्लासेस मेरे को मिला नहीं ढंग का, जैसे अच्छा एजुकेशन वहाँ नहीं मिल रहा था, तो फिर मेरे को बाहर आना पड़ा। और यहाँ आके आर्ट्स पाठशाला के बारे में पता चला, और फिर आर्ट्स पाठशाला में पढ़ के पता चला कि हाँ मेरा बाहर आना सक्सेस हुआ, मतलब अच्छा डिसीजन था बाहर आना, पटना आना। तो जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा मन बना ले और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पुशअप करें तो आप जरूर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। वो सब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मन बना ले तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, समुद्र जब पार किया जा सकता है तो हम लोग को बस आकर पढ़ाई करना है, तो बहुत ही इजी स्टेप है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन लेकिन एक सवाल रीचा तुमसे आएगा कि 12th के साथ साथ सीयूटी का सफर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हर के माइंड में कि क्या सर पहले 12th करे या पहले सीयूटी। तुम अपना स्ट्रेटेजी क्या रखी थी? 12th के साथ साथ सीयूटी का पढ़ाई कर रही थी या 12th को सेपरेट पढ़ रही थी, सीयूटी अलग पढ़ रही थी? वो पूरा स्ट्रेटेजी अगर हम लोगों के साथ शेयर कर दो कि सीयूटी और 12th कैसे मैनेज करनी चाहिए आगे? हम सीबीएसई के स्टूडेंट है, और 12th का मेरा जब एग्जाम चल रहा था तो उसी के टाइम पे हमको सीयूटी का प्रिपरेशन करना पड़ा। और हम यही सजेस्ट करेंगे कि सीयूईटी जो है अलग से तैयारी करने से नहीं होगा। जब आप 12th का तैयारी कर रहे हैं उसी वक्त आप सीयूईटी को साथ में लेके चलें। जब आप 12th में आए हैं, जिस टाइम पे आप आर्ट्स ले रहे हैं, आप 11th में भी हैं, उसी टाइम पे माइंड मेकअप कर लीजिए कि मेरे को सीयूईटी करना है। और अगर माइंड मेकअप है तो 12th के साथ तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बुक खोलने का मन नहीं होता। और सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको अटेंड करने, स्पेशली डीयू के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ड्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन। तो एक बार एग्जाम खत्म होने के बाद बुक खोलने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो जब आप 12th करें उसी वक्त सीरियसली उसको एक बार पढ़ लो, और उसके बाद सीयूईटी देते वक्त एक रिविजन कर लो। तो उस टाइम पे आई थिंक मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि हम 2 बार उसको रिपीट नहीं करने गए। हाँ, इंग्लिश और जीटी पे फिर बाद में ध्यान दिए, लेकिन डोमेन तो स्पेशली 12th के साथ ही करना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी रीचा ने एक शब्द कहा, बुक खोलने में का फिर मन नहीं करता है। हमारा एक समाधान सीरीज भी चल रहा है, बता दें कि हम लोग उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं। एमसीक्यू का भी एक सेशन चल रहा है, क्योंकि अन्नू बिलोंग करती है बिहार बोर्ड से, बीएसएबी बोर्ड से बिलोंग करती है, उसमें एमसीक्यू ज्यादा क्वेश्चन रहता है। बच्चे आए दिन आकर के पूछते हैं कि सर क्या एमसीक्यू पे ही ज्यादा फोकस करे या शॉर्ट लॉन्ग छोड़ दे। प्लीज अन्नू सजेशन दो कि क्या शॉर्ट लॉन्ग को छोड़ देना चाहिए? तुम क्या कहते, एमसीक्यू भी सिर्फ देख रही थी क्या या शॉर्ट लॉन्ग भी देख रही थी? वो चीज को अगर इन लोगों को बता दो, क्योंकि सच बताएं बहुत आजकल थोड़ा ढील डाल दे रही है, सब्जेक्ट पे ध्यान वगैरह नहीं दे रहे, इस कारण से सजेशन थोड़ा सा दे दो। सजेशन यही रहेगा कि एमसीक्यू के साथ साथ शॉर्ट लॉन्ग दोनों पढ़ना चाहिए। एमसीक्यू जितना जरूरी है उतना शॉर्ट लॉन्ग भी जरूरी है, क्योंकि आपका मार्क्स उसी से आएगा। एमसीक्यू से भले आप पास हो जाएंगे, बट आपको अगर ज्यादा मार्क गेन करना है तो शॉर्ट लॉन्ग ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, एमसीक्यू का भी और शॉर्ट लॉन्ग का भी। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप दोनों साथ लेकर के चलिए। एक और सवाल कि जब यूट्यूब पे हम लोग सेशन चला रहे थे टाइम, तुमको याद होगा, तुम भी शायद जुड़ रही थी तभी टाइम, तो क्या वो हेल्प किया, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हेल्प किया या नहीं किया? बहुत ज्यादा हेल्प किया उस टाइम, मतलब क्या ही बोले, बहुत ज्यादा हेल्प किया। एमसीक्यू सीरीज वगैरह जो चल रहा था, वो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प किया लास्ट मोमेंट पे।
और आगे भी चल रहा है तो बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए वो चीज। तो जी हाँ, ज्वाइन करना चाहिए और शॉर्ट टर्म एमसीक्यू दोनों देखना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो थोड़ा प्रेशर आ रहा होगा दिमाग में कि आखिरकार एग्जाम क्रैक कैसे करे, कैसे क्या होगा, सिलेबस कैसे खत्म होगा। तो एक बात बता दे कि रीचा भी जब क्लास में थी तो ये सब सवाल हमेशा हाइडिंग करती कि सर बहुत ज्यादा परेशानी लग रहा है, ये चैप्टर नहीं हुआ है, वो चैप्टर नहीं हुआ है। रीचा कैसे हैंडल की उस सारे प्रेशर को, और फिर प्रेशर हैंडल करने के बाद देश बंधु तक कैसे गई, वो भी प्रेशर कैसे हैंडल की। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि एग्जाम के टाइम पे प्रेशर कैसे हैंडल करें। कॉन्फिडेंस। जब एग्जाम पास आता है तो जितना भी तैयारी कर लो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस चला जाता है कि नहीं हम इतना पढ़े हैं, लेकिन लिखने का वो नहीं होता कि शायद इनफ नहीं है। यही चीज सबसे ज्यादा फील होता है, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जैसे मेरे साथ तो पर्सनली ये हुआ था कि मेरे को लग रहा था हम तैयारी अच्छे से नहीं किए, मेरा बहुत चीज छूट रहा है। आदित्य सर से ही बात किए थे हम स्पेशली कि सर मेरे को लग रहा है मेरा तैयारी इनफ नहीं है। उस टाइम पे सर ही मेरे को सजेशन दिए थे कि जितना पढ़ लियो। और अब जो मैटर करेगा वो है कॉन्फिडेंस। तुम कितने कॉन्फिडेंस से जाके तुम एग्जाम लिख रही हो, कितना अपने ऊपर बिलीव कर रही हो। और जहां तक बात है प्रेशर मैनेज करने का, तो जब तैयारी होता है ना उसी वक्त प्रेशर फील होता है कि हम इतना तैयारी किए तो मेरे को इतना प्रेशर फील हो रहा है कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जब तैयारी नहीं की हो तब तो एक दिन पहले फिर गेस्ट पेपर ही आता है ना कि उसको पढ़ लो, हो ही जाएगा, इतना तो हो जाएगा, उसी में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो तैयारी करोगे तभी प्रेशर आना है, और अगर प्रेशर आ रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। और मैनेज करना इज लाइक कॉन्फिडेंस से हो जाता है। तो मैनेज करना एग्जाम तक तुम लोग पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल जो सबके मन में एक इंटरेस्ट होगा, अनु जब एग्जाम क्रैक की, जब रिजल्ट आया 12th का, जब रिजल्ट आया तो गांव में बहुत ज्यादा खुशी होगा आई थिंक, क्योंकि एक अच्छा मार्क्स आना हर गांव का एक सपना होता है, हर माँ बाप सपना देख रहे होते हैं कि मेरे बच्चे टॉप करे, पूरा गांव सपना देख रहा होता है। तो कैसे आखिर उसमें खुशी का माहौल क्या था, वो पूरा खुशी एक बार हमको बताओ कि हाँ उस समय गांव में क्या चल रहा था, वो पूरा गांव का एक सिनेरियो बताओ तुमको, क्योंकि उस जगह से अनु यहाँ पे आके बैठना लिटरली हैट्स ऑफ है, सबको एक पूरे गांव वाले को हैट्स ऑफ है। तो उनके लिए सारा कुछ अगर तुम बता दो, उस समय का मोमेंट बताओ एक बार क्या हुआ था। सबसे पहली बात तो मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स आया था आर्ट्स में, और हम पहली बच्ची थे गांव के जो बाहर आके पढ़े थे, वो भी आर्ट्स लेकर के। तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो सर मेरे को बोले थे कि वीडियो बना करके भेजने के लिए, तो हम वीडियो बनाए। उसके बाद वो वीडियो हम अपने भैया को भेजे, उसके बाद वो वीडियो गांव में सर्कुलेट होने लगा पूरा, और सभी मम्मी पापा से आके पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी का इतना मार्क्स आया, इतना मार्क्स आया, मिठाई खिलाइए, पार्टी दीजिए। तो सभी को पता चल गया, और ऑब्वियसली कोचिंग के बारे में भी सभी को पता चल गया। तो बस ये बहुत अच्छा माहौल था गांव का, और ऑब्वियसली फैमिली के लिए तो बहुत खुशी की बात थी, और मेरे लिए तो ऑब्वियसली हो। तो अगर हम एक चीज देखें कि आपका रिजल्ट आया तो गांव में बहुत ज्यादा खुशी थी, क्या वो खुशी का परिणाम दिखा, क्या रिजल्ट है कि हाँ हम 12th एग्जाम के बाद गांव में क्या परिवर्तन दिख रहा है, अभी कुछ परिवर्तन है भी या परिवर्तन है। लड़कियां सोच रही है कि हाँ हम बाहर आकर के पढ़े, क्योंकि वहाँ कुछ स्कोप नहीं है पढ़ने का, छोटा सा शहर है। तो वो लोग सोच रही है कि चलो ये इतना अच्छा कर सकती है बाहर जाके, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो परिवर्तन जरूर आ रहा है। तो एक चीज देखिए कि अगर आप भी अपने मन में ठान लीजिए कि अनु भी एक बहुत ही गांव से आ करके यहाँ तक पहुंच के देश बंधु दिल्ली तक जा रही है, और उम्मीद है कि ये बहुत आगे तक जाएगी। उनको देख करके भी कोई इंसान के मन में ये आ रहा है कि हम भी अनु के जैसा कर सकते हैं। तो प्लीज आप बाहर निकलिए, एक बार आके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपने लाइफ में जरूर अच्छा कर जाइएगा। एक सवाल है मेरा तुम दोनों से, ये सवाल है क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमेशा कहते हैं कि दोस्ती बिगाड़ देता है, एक दोस्ती नहीं रहना चाहिए, दोस्ती अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन हम अगर बात करें, आप लोग 11th से साथ में हैं और अभी देश बंधु भी दोनों साथ में जा रहे हैं, तो ये दोस्ती आखिरकार कैसे अच्छा बना, ठीक है, ये मेरे तेरे जैसा यार कहा, ये आखिरकार पॉइंट कहाँ से आया कि दोस्ती यहाँ तक पहुंच गया, कैसे हेल्प मिला इस दोस्ती में, क्या दोस्ती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, कह देते हैं कि दोस्ती और किताब बहुत लेट समझ में आता है इंसान को। आप लोगों को कैसे पता चल गया कि हम दोनों एक ही दूसरे के बने हैं। दोस्ती जरूर करना चाहिए, और एक अच्छा इंसान मिल रहा तो बिल्कुल करना चाहिए। हमारी दोस्ती भी कुछ ऐसी हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में कुछ खास दोस्ती था नहीं, बट धीरे धीरे इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई कि बट सब कुछ का तैयारी साथ में होने लगा। इवन हम लोग लेट नाइट डिस्कशन, बोर्ड्स का प्रिपरेशन, सीयूटी का प्रिपरेशन सब साथ में करने लगे। और एक अच्छा दोस्त हो ना जीवन में तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, फिर वो पढ़ने में हेल्प करती है, डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम यही बोलेंगे, दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, अच्छे इंसान से करो। रीचा, तुमको कैसे अनु हेल्प किया, फ्रेंडशिप कैसे तुम मानती हो कि अनु से दोस्ती करके अच्छा लगा, कुछ तो ऐसा मोमेंट आया होगा जब तुम प्रेशर में होगी या कुछ
अनु ने भी तुम हेल्प की होगी, ऐसा कुछ दोस्ती का चीज शेयर करना चाहो तो एक बार। नॉलेज अच्छा शेयर होने लग गया, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का एक मौका मिला। फिर प्रेशर मैनेज करना, जब प्रेशर में होते तो एक कॉल घुमा दिया रात में, मेरे को बहुत प्रेशर हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा हम क्या करें, और उस टाइम पे रिलैक्स करो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, इस तरीके से एक प्रेशर भी मैनेज हुआ। साथ में तैयारी करने में मजा आता है, और स्पेशली हम लोग का दोस्ती जब 11th से हुआ था तभी से हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक चीज साथ ही में हुआ और आगे चल के भी साथ ही रहने वाला है, तो बहुत खुशी है इस चीज का। स्पेशली मेरे को सबसे अच्छा ये चीज लगता था कि अकेले पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन आपके पास एक सही पर्सन है जो थोड़ा सा आपके पर्सनालिटी से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैच कर रहा है, आपके एनर्जी को मैच कर रहा है, जो हम दोनों में काफी ज्यादा कॉमन था, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। उस टाइम पे जब आप 2-2 3-3 घंटा भी बैठ के पढ़ रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, मेन चीज डिस्कशन, अगर ये चीज अच्छे तरीके से हो रहा है तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो आर्ट्स को एक रट्टू मार सब्जेक्ट बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग ने कभी नहीं रटा, और स्पेशली जब हम दोनों डिस्कशन करते थे वो एनफ होता था। हम लोग का मार्क्स भी सेम आता था कोचिंग में, तो उसका रीजन ये डिस्कशन ही था। हम लोग का आंसर राइटिंग भी अच्छा था, ये डिस्कशन ही था। डिस्कशन बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन हाँ यही मैटर करता है कि फ्रेंड अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्ती अगर आप सही से करेंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बस सही इंसान आपको मिलना चाहिए। बैक टू बेसिक्स, एक इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग 12th पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। 11th के ऊपर बात करते हैं कि अभी के बच्चे, रीचा तुम्हें से ये सवाल है, जब वो 11th पे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि छोड़ो ना यार, 11th है, रिलैक्स टाइम है। वो क्या सही में रिलैक्स टाइम है? क्या उस समय सीयूटी का तैयारी नहीं करना चाहिए? क्या सही स्ट्रैटेजी है क्लास 11th के बच्चों के? अगर 11th की चीजों के बारे में बताओ, 11th क्लास के बच्चे को अभी से क्या करना चाहिए? क्या वो सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं? क्या वो अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं वो, तुम अगर 11th के बच्चों के लिए मैसेज देना चाहो? जब आप 11th में आ गए हैं तो आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। अगर आपको सीयूईटी करना है, ये चीज आपके दिमाग में आ चुका है, तो एक सजेशन मेरा ये रहेगा, जो गलती हम किए वो गलती मत करना। जीटी का क्लास 11th से करो। डोमेन तो खैर तुम लोग 12th में भी ले सकते हो, 12th में भी तैयारी कर सकते हो। 11th में सीरियस रहना बहुत जरूरी है, बेसिक्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सोच के कर रहे हो कि नहीं नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, डोमेन है वो तो कर ही लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो डोमेन ही है ना, फिर नहीं नहीं। अगर तैयारी करना है 11-12 दोनों क्लियर होना बहुत जरूरी है, और अगर माइंड मेकअप है कि सीयूटी करना है तो फिर 11th से तैयारी करो। सीरियस रहना बहुत जरूरी है। 10th तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब 11th-12th में हो तो ये टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट था। अगर हम लोग ऐसे पढ़ते नहीं तो आज हम लोग को देशबंधु कॉलेज नहीं मिल रहा होता। तो यही टर्निंग पॉइंट है। 11th में हम भी सीरियस थे, ये भी सीरियस थी, दोनों को ये सीरियस थे, और 12th में भी सीरियस थे। और हम लोग ये गलती की कि हम लोग 11th में सीयूईटी का तैयारी नहीं स्टार्ट किए थे, जो हम लोग को कर देना चाहिए था। गलती है, मत करना। और 12th में आके तो भाई पूरी चीज को एक बार फिर से रिवीजन करना। 11th को मत छोड़ना, बेसिक है वो, और आगे चल के वही बेसिक काम देने वाला है। दोबारा पढ़ने से बेहतर एक ही बार पढ़ो और फिर आगे चल के रिवीजन करते रहो। सो बी सीरियस, जब से तुम स्ट्रीम चूज कर हो फिर देन बी सीरियस अबाउट योर सब्जेक्ट्स। तो ये बहुत जरूरी है कि अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, जीटी वगैरह की तैयारी करो, तभी तुमको एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, जैसा कि रीचा कह रही। एक सवाल आते हैं अनु पे कि क्या अनु रेगुलर क्लास करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अब्सेंट करते हैं, ठीक है, वो आना नहीं चाहते हैं, तो क्या रेगुलर क्लास, कंटिन्यू क्लास आना जरूरी है? क्या तुम आते थे एब्सेंट भी करना चलता है? रेगुलर क्लास करना बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन और एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऑनलाइन कितना भी पढ़ लीजिए ना, आपके ऊपर जब तक गाइडेंस नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऑफलाइन क्लास तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, और रेगुलर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलेटरी मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, और आप भी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। हाँ, एक और बात, हाँ, रेगुलर आना इसलिए भी जरूरी है, जैसे रेगुलर बच्चे आते हैं, अब वो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आ रहे रेगुलर, तो उनके दिमाग में वो टॉपिक रहता है कि हाँ चलो मेरे दिमाग में ये चीज है, हम पढ़े उस चीज को, तो उसके दिमाग में वो रहता है, वो लिख लेता है आगे चल के। तो इस चीज का भी फायदा है रेगुलर क्लास करने का। तो अगर रेगुलर क्लास आएगी तो एग्जाम में आप कुछ तो कुछ लिख ही दीजिएगा, ऐसे तो आप कहीं नहीं जाइएगा। तो रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ। एक सवाल, और आई थिंक ये मेरे तरफ से आखिरी सवाल होगा। रीचा का सवाल ये है कि रीचा, जब टेस्ट का बात आता है तो बच्चे अपसेंट करते हैं, उनको लगता है कि टेस्ट तो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई ये नहीं है, तो क्या टेस्ट रेगुलरिटी मेंटेन रखना जरूरी है या ऐसे भी चल जाता है? नहीं, एकदम जरूरी है। पता चलता है कि तुम्हारा कितना तुम पानी में हो, तुम कितना कर सकते हो, कहाँ गलती है, यही सब तो टेस्ट में पता चलता है। और चीटिंग करना, मेरे को लगता है टेस्ट में सबसे बड़ा बेवकूफी होता है चीटिंग करना। ठीक है, टेस्ट दे रहे हो अपने आप को परखने के लिए, और वही तुम परख रहे हो चीटिंग करके, तो
नहीं अच्छा है। और टेस्ट दो, बिल्कुल, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से पता चलता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, तुमको कहाँ जरूरत है। मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ था ज्योग्राफी का, और मेरा 30 में अराउंड 24 आया था। बहुत डांट पड़ा था। और उस चीज के लिए मेरे को नहीं पता था, मेरे को तो लग रहा था मेरा आंसर परफेक्ट है, तो मेरा नंबर कहाँ कटा। सुमित सर मेरे को बताया कि तुम्हारा यहाँ पे सही हो सकता है, टेस्ट ही नहीं दोगे, खुद से दोगे ही नहीं, खुद से तैयारी नहीं करोगे, तो पता ही नहीं चलेगा गलती का है। वो परफेक्शन टेस्ट देने से, फेलियर होने से और गाइडेंस से ही आएगा, जो टेस्ट देने पे ही आता है। तो जस्ट गिव टेस्ट, इतना कोई हार्ड नहीं होता। तो अभी रीचा तुमको एक बात बता दे, क्योंकि टेस्ट का ही बात निकला था, तो तुम्हारे बैच में थोड़ा अप्स एंड डाउन था टेस्ट पे, लेकिन अभी जो हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, बता दें आप लोगों को कि हमारा जो टेस्ट है वो मंथ में 4 सैटरडे होता है, तो 4 का 4 शनिवार हम लोग टेस्ट को दे रहे हैं। ठीक है, 4 का 4 टेस्ट हो रहा है हमारा। 3 टेस्ट रिटन फॉर्म में है और 1 टेस्ट एमसीक्यू फॉर्म पे है। तो जो भी हमारा टेस्ट होगा वो पहले ही मंथ के स्टार्ट में चला जाता है। तो स्टार्ट में बच्चे देख लेते हैं कि किस किस दिन टेस्ट होने वाला है और कौन कौन सब्जेक्ट का होने वाला है। चैप्टर वाइज वो टेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे को तुम इस बारी पे कुछ बता दो ऋचा कि हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद बच्चे अगर सीरियस नहीं हो रहे हैं तो उनकी गलती है या नहीं, वो कैसे इन चीजों को ठीक करे, कैसे वहां तक पहुंचे, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि अपने आने वाले बच्चों को थोड़ा सा सजेशन दो। पूरी कोचिंग पे डिपेंडेंट होना तो गलत है। कोचिंग इतना भी करके दे रहा है कि चैप्टर वाइज आपको टेस्ट करवा रहा है, हर कोचिंग नहीं करवाता है। ट्राई करके देखो। 4-4 वही तो, मंथ में 4-4 रिटन टेस्ट हो रहा है, तुम लोग के लिए क्विज हो रहा है, 11th वालों के लिए क्विज हो रहा है, जहाँ पे तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाया जा रहा है। हर कोचिंग नहीं करवाता है, ट्राई करके देखो। ठीक है, जब इतना करके कोचिंग दे रहा है तो थोड़ा सा अपना आउटपुट देने में क्या जा रहा है। कोचिंग तुमको पढ़ा रहा है, कोचिंग तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, कोचिंग तुमको गाइडेंस दे रहा है, इससे ज्यादा कोचिंग और कुछ नहीं कर सकता है। इट्स द बेस्ट एनी कोचिंग कैन डू। सो थोड़ा सा तो अपना एफर्ट डालना पड़ेगा ना। अब कुछ करना है लाइफ में, सक्सेसफुल होना है, तो कोई भी तुमको घोल के नहीं पिला देगा। सो जस्ट गो फॉर इट, सब कुछ करो। कोचिंग इतना करके दे रहा है तो उसका फायदा उठाओ। टेस्ट ले रहा है, टेस्ट दो। पढ़ा रहा है, पढ़ो, आगे रेगुलर करो, सब कुछ करो, तभी होगा। और थोड़ा यही तुम्हारा एफर्ट है, टेस्ट देना। जो कोचिंग करवा रहा है उसको करते जाओ, वही एफर्ट एनफ है इतना यहाँ तक पहुंचने के लिए। एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। क्विज वाली बात पे तो मैं एक बात बताना चाहेंगे, क्योंकि जब 11th से बच्चे गांव से आते हैं अक्सर, तो वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अनु, तुम समझ सकते हो इस चीज को पूरे फेस को, क्योंकि हम ये कह रहे हैं तुम वो देखी हुई हो, इस कारण से हम लोग क्विज वाला फॉर्मेट करवा रहे हैं। तो ये ऐसे क्विज इंपॉर्टेंस है 11th वालों के लिए, अगर तुम इन लोगों को बता दो, क्योंकि आने से कतराते हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए प्लीज एक इन्फॉर्मेशन दे दो। बच्चे जो बाहर से आते हैं बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनके लिए कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हम आर्ट्स पाठशाला में आए थे तो यहाँ क्विज सीरीज चल रहा था, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प किया हमको मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में। तो हम बच्चों को यही बोलेंगे कि तुम आया करो, क्विज वगैरह अटेंड किया करो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बनेगा ना बहुत हेल्प करेगा आगे तुम्हारे। तो अटेंड किया करो क्विज को। तो इन सब चीज के साथ तो एक सीख इनको मिली गई होगी, कुछ मिले चाहे ना मिले। जहाँ अदर रील्स देख रहे थे, ये सब कुछ देख रहे थे, ये वीडियो देखने के बाद इनको जरूर सीख मिला होगा। एक एक लाइन अगर तुम आज पाठशाला के लिए बोल दोगे, तुम दोनों अगर एक एक शब्द जब तुम यहाँ पे आई, पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहोगे इंस्टीट्यूट के साथ, हम लोगों के साथ, सबके साथ, तो वो अगर बताना चाहो। हम तो यही बोलेंगे कि वो डूबता हुआ नाव था और आर्ट्स पाठशाला में आने के बाद वो ऊपर आया, क्योंकि बहुत हालत खराब था। मिड सेशन में आए थे और उसके बावजूद भी इतना अच्छा कर जाना, क्योंकि टीचर्स का सपोर्ट था। एक एक फैकल्टी इतनी अच्छी थी यहाँ की, हर एक सब्जेक्ट में गाइडेंस मिलना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा था। तो बस आर्ट्स पाठशाला को दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत बड़ा हाथ है आर्ट्स पाठशाला का। ईशा, आप भी जो ऐसा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। खराब भी लगा तो खराब भी बोल दो कि नहीं खराब लगा मेरे करके, जो भी लगा वो प्लीज शेयर कर दोगे इन लोगों के साथ। सबसे अच्छा चीज है ना कि हर साल, जैसे हम लोग के बैच में कुछ प्रॉब्लम था, इस साल वो प्रॉब्लम नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता है, मिस्टेक्स पे वर्क होता है, इंस्टीट्यूशन सुनता है कि हाँ बच्चे को इस चीज का प्रॉब्लम है, इस चीज को सॉल्व करना जरूरी है। मेरा ये एक्सपीरियंस हम देखे हैं कि कैसे पिछले बैच में कुछ प्रॉब्लम था, इस बैच में वो प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक बात है मेरा तो पूरा आर्ट्स का एक जर्नी जो था वो मेरे लिए यहीं से शुरू हुआ, और आई थिंक मतलब बेस्ट जर्नी था मेरे लाइफ का। और अभी भी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कॉलेज जा रहे हैं तो सिर्फ आर्ट्स पाठशाला के कारण ही जा रहे हैं, क्योंकि खुद से पढ़ के इतना कर लेना तो वाज नॉट एनफ। और टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा था, हर एक टीचर पर्सनल गाइडेंस देते थे। इवन कॉन्फिडेंस कम होता था, टीचर समझाते थे, डिस्ट्रैक्ट होते थे तो टीचर समझाते थे।
हर एक चीज मतलब एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरा यहाँ पे हुआ है। सो थैंक यू आर्ट्स पाठशाला। तो एक बात बता दें इन सारी चीजों को कि अभी ये लोग देश बंधु जा रही हैं, देश का नाम ऊंचा करने जा रही है, देश की बंधु बनने जा रही है, लेकिन आगे ये लोग लाइफ में बहुत कुछ करेगी, हम लोग को पूरा पूरी पता है। ये लोग अभी सिर्फ देश बंधु तक पहुंची, ये लोग लाइफ में हम लोग आकाश छुएगी। तो जो एक कहावत है कि सपने देखते हैं, ये लोग बहुत दूर सपना जिएगी, ये हमारा विश्वास है पूरा इन लोगों के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग यहाँ तक पहुंची। ठीक है, अब शुक्रिया तो चलता रहेगा, लेकिन पूरे वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो आज हम लोग एक चीज सीख तो जरूर लिए हैं कि लड़की होना पाप नहीं है, लड़की होना कुछ गलत नहीं है। अगर लड़की चाह ले तो वो देश बंधु भी जा सकती है, वो पटना आके पढ़ाई कर सकती है। और वही बात की 12th सीयूटी के ऊपर में कि हाँ 12th का सीयूटी के साथ साथ ही चले तो ज्यादा अच्छा है। 11th के बच्चे ना घबराएं, वो अभी से सीयूटी का साथ लेकर के चले, जीटी वगैरह तैयारी करते रहे, क्योंकि अभी हमको रीचा इस सबको सिखा दी दोस्ती महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको अच्छे दोस्त मिलना भी जरूरी है। तो देख लीजिए कौन आपके साथ है, तो उसके बाद आप दोस्ती करिए, दोस्ती का परिणाम हमको यहाँ दिख रहा है। तो इन सारे चीजों के साथ हम देख रहे हैं कि कैसे और लाइफ को आगे बिल्डअप किया जा सकता है और कितना हम लोग बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट रीचा एंड अनु, तुम लोग बहुत ही आगे जाओ और नाम रोशन करो। थैंक यू।